ये अमितेश, अमितेश। हाँ सर। अच्छा, ये एसी का मतलब क्या होता है रे? घर वाला नहीं, ये आज जो लिखा रहा हूँ। अमित, अल्टरनेट हाँ बोल। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है ना, और एक होता है डीसी। डायरेक्ट करंट। अच्छा, अब मिला देगा तो क्या हो जाएगा? एसी डीसी। कुछ नाम सुना है कि एसी डीसी का पहले? हाँ सर। इधर। सुने हैं अच्छा सर। छोड़, ये अमितेश एक चीज बताओ, ये जो घर में सप्लाई है बिजली का ना, करंट का, ये अल्टरनेटिंग है कि डायरेक्ट है जो हाउस होल्ड सप्लाई है? अल्टरनेटिंग। ऐसा क्यों, ये हम लोग सवाल है। तुम अगर तुरंत बोल सकते बोल, या सोच के बोलना तो बोल। फिर हाउ? वो जब आता है वो कंपनी मतलब हाई वोल्टेज से आता है तो उसको थोड़ा लो करने के लिए करते हैं। वो ठीक है, बट क्यों करते हैं ऐसा? सो माय क्वेश्चन है, ये पता है क्यों? ध्यान से सुनना है तो म्यूट और म्यूट हो जा। सब लोग सुने, कॉमन क्वेश्चन है, ये फैक्ट है जो अमितेश ने बिल्कुल करेक्ट है। आप देखना ऐसा लिखा होता है सप्लाई में, देखना ऐसा लिखा होगा 220 वोल्ट एसी, ऐसा लिखा होता है सप्लाई, देखना, है ना। कोई चैट में लिखो मत, सुन लो, ओवर स्मार्ट मत हो जाओ, मैं कुछ सवाल तो पूछने दो, क्वेश्चन सुन लो। ये अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या, मैं पहले बताता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ, है ना, बाद में हम बात करेंगे। डेफिनेशन सुन लो किसका। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो डेफिनेशन ये है, इसमें भी सवाल पूछता है जेई में, सुन लो। एक करंट और a voltage is said to be alternating if its magnitude changes with time and direction changes periodically with time। पीरियोडिक का मतलब समझा ना बच्चे लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पीकर में ना उसको डेफिनेशन अच्छे से तो मैं लिखा लेता हूँ, है ना। If its magnitude changes continuously and its direction changes periodically, and direction changes periodically, है ना। आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसका नाम, अच्छा अल्टरनेट समझता है ना, अल्टरनेट क्या होता है, जिसे लोग बोलते हैं कि कौन आ रहा है, ठीक। चलो डेफिनेशन पढ़ो क्या है, देन आई विल कम बैक टू अमितेश का सवाल कि क्या लिखा है, करंट और वोल्टेज सेट टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। टिपिकली we represent an alternating current by I is I naught sin omega t, और I is I naught, याद है SHM जैसा क्या लिखा है? आपको ये भी पूछना है कि सर साइन कॉस क्यों लेते हो, है ना। देखो ध्यान से, इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, पहले सुनते हैं। ये आई नॉट का क्या वैल्यू है? कहने से आई का मैक्स वैल्यू कितना होगा रे? आई नॉट। सो दिस आई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, और पीपल कॉल इट
पीक वैल्यू ऑफ करेंट। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर कैन आई राइट डाउन करंट एज आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लिखना वो भी चलेगा। ये जो ओमेगा है इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी तो तुम्हारा टाइम है, टी इज टाइम। क्या ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकता हूँ बच्चों? यस, और आई कैन से 2 पाई एफ, दिस टी इज टाइम पीरियड। अरफात, अरफात, हेलो सर। ये इंडिया में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है रे? 220 नहीं, 60। अच्छा, ये होता है क्या? हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज का आता है। अच्छा 50। समझे ना? ये कुछ याद की जरूरत नहीं है, तुम देखना बच्चे लोग, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखना, पीछे देखना, उसमें लिखा होगा ऐसा फ्रीक्वेंसी का रेंज 40 टू 60 हर्ट्ज लिखा होगा। अच्छा, हर्ट्ज कहाँ से अरफा समझे कह रहे? मेट्रिक फेल। हाँ सर। हाँ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। सो सुनाई दे ऐसा लिखा हुआ दिखना, इसका मतलब 40 से 60 हर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करोगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इंडिया में सप्लाई का जो घर में जो सप्लाई होता है उसका कुछ तो गवर्नमेंट ने सेट किया था 50 हर्ट्ज से। सबको सुनाई दिया आई का फंक्शन क्या? आई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। और सिमिलरली हम लोग वी को क्या लिखेंगे? अच्छा, दैट डजंट मीन खाली साइन कॉस ही आएगा। सिमिलरली वी का वैल्यू क्या लिखेंगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी और v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ऐसा भी लिखो, या कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ भी चलेगा। सबको समझा क्या? ये v नॉट का क्या नाम है? वही, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सुनाई दिया? अच्छा, डेफिनेशन ये, अच्छा मैं आपको ये थोड़ी देर में समझा रहा हूँ व्हाई पीपल आर टेकिंग साइन कॉस, उसके पीछे भी कारण है। बट बाय डेफिनेशन जेई में मैथमेटिकली दे कैन गिव यू एनी फंक्शन। सो डेफिनेशन पढ़ना, क्या लिखा है सॉल्व करो, क्या लिखा पढ़ो। करंट और वोल्टेज सेट टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। ठीक है, अब मैं 4 ग्राफ बना रहा हूँ वोल्टेज या करंट किसका भी, और आपको बोलना है इनमें से कितने लोग अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दिस ग्राफ और ग्राफ्स में रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आज मैं बुकलेट से काम करना चालू करूंगा और एचसी वर्मा के डाउट स्टार्ट करेंगे, देखिए कैसे कहाँ से चालू करते हैं। मैं आपको 4 ग्राफ दे रहा हूँ, बच्चों देखना ध्यान से, ये पिक्टोरियल क्वेश्चन है तो पिक्चर को देखना। ये ए है, जैसे दिख रहा है देखना, बी है। अच्छा, जरूरी नहीं दोनों साइन के फंक्शन होंगे, है ना, जो भी आपको होगा। 4 ग्राफ और बना रहा हूँ, ये 2 हो गया और 2 ग्राफ। लास्ट, is the question clear?
चैट में आंसर लिख सकते हो। क्या लिखा? हाउ मेनी ऑफ दिस ग्राफ्स मे रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, आपको जो जो लगता है अल्टरनेटिंग करंट हो सकते हैं। वाई एक्सिस में करंट है, एक्स एक्सिस में टाइम है। बिकॉज मैं पहले आंसर सोच लूं। Vedant right, Vipul wrong, Amitesh right, Aryan Chitni is wrong, Arfat right, Tripathi wrong, लोकेश, दर्शन, शिवम तीनों का राइट है। शेरके, जोहा रॉन्ग, श्रेया राइट, मांडलिक रॉन्ग, प्रतीक्षा रॉन्ग, दिघे, वरद, जश रॉन्ग, उत्कर्ष राइट। ऋषिन, जी सर। ये 3 क्या लिखा है भाई? सर 3 ग्राफ्स में रिप्रेजेंट एसी करंट। थप्पड़ मारो, ऑप्शन का नाम कौन बताएगा भाई? ये क्या है कोड? 3 मतलब कौन सा 3? सॉरी सर, सर ACD। तो ऐसा कौन मारो भाग जाएंगे। ऐसा लिखता है कि मल्टीपल चॉइस में 3 होंगे, कोई भी 3 चूज कर लो, है ना। सारे एप्पल अच्छे, कोई भी 3 छांट लो। बट मेधा, तुम भी मेधा, अच्छा हाउ मेनी तुमको क्या समझा बे? 4 ऑप्शन खंडारे, तू भी पागल जैसे बात करते है। 2 क्या लिखते हो बे? काफी लोग गलत हो गया। जोहा 2 बार आंसर दे दी क्या? नहीं मोबिन, मेधा, हाँ मेधा अभी लिखे। शेड़के तेरे को थप्पड़ मारो भाग जाएगा। चिटनीस तेरे को भी 2 बार आंसर मत लिखो बे, 25 आंसर लिख रहे हैं बैठ के। 100 मात्र भी रॉन्ग हो गया। उत्कर्ष, यस सर। आपका आंसर करेक्ट है। बताओ क्या आंसर टिक किया पहले? ए एंड डी। वेरी गुड, है ना। काफी लोगों का करेक्ट है ए एंड डी, है ना। पहले उत्कर्ष को बोलने दो बी एंड सी गलत क्यों है। जिसको लगेगा ए भी गलत है, मैं ऐसा झगड़ा करना, ए तो गलत हो ही नहीं सकता उत्कर्ष, है ना। ए तो सिंपल सर। सिंपल, ये क्या दिख रहा है? ये तो आपका साइन का फंक्शन है, हाँ कि ना। हाँ तो ए तो करेक्ट है। काफी लोगों का आंसर में ए था। एक कोई भी ऐसा, अच्छा बता बी गलत क्यों है? सर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो मतलब कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज नहीं हो रहा है। हाँ ये पता है, नॉट पीरियोडिक। ये कैसे समझा नॉट पीरियोडिक? इधर देखो रे, ये गैप देखो, ये टाइम पीरियड टी था, है ना। इसके बाद छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बिल्कुल नॉट पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक मतलब ये नहीं हो सकता। सी में क्या झोल हो गया रे? सर, उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है। वेरी गुड। सी में देखो मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन कैसे समझा? ये पूरा पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव, नीचे। अच्छा करंट नेगेटिव का मतलब समझे क्या होगा? एक बार ए टू बी फ्लो किया कोई सर्किट में, सेकंड टाइम कैसे फ्लो करेगा? बी टू है, तो क्या लिखोगे? डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। सी वाला बढ़िया है ना, सी वाला ट्रायंगुलर है ना, ये ट्रायंगुलर एसी है। हाँ देखो सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। आंसर होगा एडी। मेरे को अच्छा, तुम म्यूट हो जाओ। अच्छा ओके सर। ये सोहम आत्रे, सोहम, हाँ 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 सर। तुमको ए कैसे नहीं लगा मुझे पहले ये बताओ। ए में क्या दिक्कत हो गया तुम्हें? सर वो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है सर, बाद में हो रहा है। अरे साइन का फंक्शन है बच्चा। ए में तो तुम लोग पता नहीं कैसे काम कर लेते हैं। ए कैसे गलत कर लेते हो यार। ए तो सबका आना ही चाहिए था आंसर में, तेरे को छोड़ के बाकी सबका आंसर में ए है। समझे क्या सोहम? हाँ हाँ सर। हाँ, मेरा तुम्हारा गलती समझा, ये पीरियोडिक नहीं है। अच्छा किसको डाउट है? वरद एसी लिखा था। सबको समझ में आ गया ना? सी में क्या दिक्कत है? सी में बच्चा डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है ना। क्यों? अरे ऊपर है मतलब पॉजिटिव, मतलब समझे क्या? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, खाली मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है। अल्टरनेटिंग का बाय डेफिनेशन इज द मैग्नीट्यूड शुड चेंज कंटिन्यूअसली एंड द डायरेक्शन शुड चेंज पीरियोडिकली। आगे बढ़े, आप ध्यान से सुने बच्चे लोग। ये साइन कॉस का फंक्शन क्यों लोग प्रीफर करते हैं, उसका भी आंसर सुन लो। अगर मैं आपको ये बताऊं ना, हाइड्रो प्लांट जो होता है, हाइड्रो प्लांट मतलब वो पानी वाला, क्या होता है? एक हाइट से, याद है, एक हम लोग रिजर्वोयर कंस्ट्रक्ट करते हैं। थर्मल प्लांट भी रहता है, बट मेजोरिटी ऑफ बिजली जो होता है इससे होता है। इससे क्या करते हैं? यहाँ रिजर्वोयर भी कैसा करते हैं? कोई माउंटेन है चारों तरफ से, आई थिंक इस तरह की जगह से हम लोग प्रीफर करते हैं, क्यों? ऑलरेडी ऊपर है, बिकॉज ऑफ द टोपोलॉजी ऑफ अर्थ,
एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ना, जैसे बारिश होता है पानी जमा होना चालू करते हैं, तो ऑलरेडी पानी जमा हो रहा है और यहाँ से पानी गिर रहा है, तो लोग क्या करते हैं एक साइड से फेंसिंग कर लेते हैं, ये बंद कर दिया, और यहाँ पे फ्लड गेट्स रहते हैं, तो फ्लड गेट से क्या होता है हम लोग कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ेंगे। सब सुना दिया। सो बिकॉज ऑफ अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, उबड़ खाबड़ ये क्या कुछ कुछ जगह तक बाय डिफॉल्ट एलिवेशन है, जितना ऊपर उतना अच्छा होगा। फायदा क्या होगा, अरे यहाँ पे जो पानी है क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे ही तुम फ्लड गेट खोलोगे क्या पानी बहुत स्पीड से नीचे गिरने वाला है। आगे सुनो, फैराडे ने क्या बोला था याद है, फैराडे ने बोला था इफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस टॉर्क कैन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जो मोटर का उल्टा था। आई थिंक उसी प्रिंसिपल हमें ऑपरेट करते हैं, उसको टर्बाइन बोलते हैं। तो टर्बाइन में क्या होता है, तो बच्चे देखो मैं पूरा ढंग से बना नहीं रहा हूँ है ना, ये ऐसा ऐसा पुली वुली रहेगा, जैसे पानी आएगा क्या ये पुली है ना, ये जो क्रैंक पुली जो भी है सब सुनो ऐसा ऐसा जिगजैग रहता है, तो जैसे पानी गिरेगा क्या ये घूमने वाले खूब सारे, इसके अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट रखूं, खूब सारे कॉइल्स होगा, क्या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अच्छा कोई बोलेगा सर इसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं, उसके लिए ध्यान से सुनना, ये आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अगले साल के लिए काम आएगा। दो ब्रांचेस होते हैं है ना, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, आजकल और एक ब्रांच है ट्रिपल करके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो भी है। आप आईआईटी बॉम्बे में देखोगे ना एक ही ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, इसी के अंदर 4th ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन देते हैं, बट बाकी इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स ए डिफरेंट डिपार्टमेंट। आज जो पढ़ रहे हैं ये वाला जो हाइड्रो वाला प्लांट है ये होता है किस में आता है, इलेक्ट्रिकल में। सुना था इलेक्ट्रिकल में ऐसा बोलूंगा मैं, माक्रोस्कोपिक स्केल में काम करते हैं। माक्रोस्कोपिक स्केल मतलब सबको समझा क्या, अगले साल के जिसको ट्रांसफॉर्मर बनाने में इंटरेस्टेड, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ग्रिड हो गया, या ओवरहेड वायर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है ना, जैसे दिखाते रेलवे साइड में रहता है ना, रेलवे ट्रैक की साइड में एक लिखा होगा पढ़ना डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जैसे डोंबिवली एक बड़ा स्टेशन है, थाने बड़ा स्टेशन है, वहां पे एक इंजीनियर साहब रहेंगे, उनका काम क्या है, तो सुनाई दिया, ये टर्बाइन घुमाना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ये सारा चीज किस में आता है रे, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, जो माइक्रो वाला सर्किट्स हो गया है ना, और लेट से आपको चिप बनाना है, या लैपटॉप वाला जो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, फोन हो गया, ये सब किस में आता है टेक्निकली। मैं ब्रॉड क्राइटेरिया बता रहा हूँ। इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपनी है वो है ये जो रोज खाते हो भेल है ना, ऐसे मजाक करो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गवर्नमेंट का है। तो सब सुनाई दिया, जिसको ये सब में इंटरेस्ट है कि ट्रांसफॉर्मर बनाना है, बिजली विभाग में काम करना है, पावर में काम करना है, टर्बाइन बनाना है, उसके लिए क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिकल करना है, बड़ा वाला। सुनाई दिया, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा टर्बाइन घूमना चालू हो गया, समझा कैसे घूमा। अभी सोचो अगर ये घूमना चालू करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को मैं परपेंडिकुलर रखता हूं, अरे मान लो ऐसा घुमा रहा, समझे प्लेन से बाहर, अभी तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, आपको समझा रहा हूं कॉस का फंक्शन कहां से आता है। पता है फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा जनरली, आई थिंक बी ए कॉस थीटा। सबको समझा कि कॉस थीटा कहां से आ गया, अरे प्लेन में नहीं घूम रहा है, प्लेन से है ना बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, बी ए कॉस थीटा। कैन आई राइट डाउन दिस एज बी ए कॉस ओमेगा टी। सब देखो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ रे, माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। अच्छा एन क्यों लेते हैं, लोग बोलते हैं सर ए क्यों, खूब सारा टर्न डाल देते हैं कॉइल बन जाएगा, तो क्या होगा देखो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। इससे आपको समझेगा क्या मिलेगा, माइनस एन बी ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, है ना। तो आंसर क्या मिला देखो, ये सब कर को रखे ये एन बी को क्या लिखते, तो क्या मिला रे इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो बच्चे लोग, आर यू गेटिंग एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा इतना मिल गया तो करंट मिल जाएगा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि वाई ऑलवेज गेट ए साइन कॉस का फंक्शन टिपिकली, टिपिकली मतलब समझो
अरे इसको आई नॉट लिख दो, सम आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अच्छा साइन कॉस में क्या फर्क है बता यार, बराबर ना, एसएचएम किया है ना। ये बोलता है T0 में करंट 0 होगा, करें इसको टर्बाइन घूमने के 2 सेकंड बाद आप देखें, तो जब आप देखना चालू करेंगे हो सकता है करंट का आई नॉट हो सकता है 0 हो सकता है, माइनस आई नॉट हो सकता है, आई नॉट बाई 2 हो सकता है। अच्छा माइनस का मतलब समझे ना, माइनस का मतलब सर्किट में दिखाएंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी चेंजिंग पीरियोडिकली इन अल्टरनेटिंग करंट। सबको ये समझ में आ गया जो मैंने बोला इंडिया का हाउस होल्ड सप्लाई में, ऑल्दो आपको मैं ग्राफ में ट्रायंगुलर फंक्शन भी दिखाया, बट हम लोग टिपिकली वी डील विद साइन कॉस। ऐसा भी क्यों, वो कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, समझो कि टर्बाइन जैसे ही घूमेगा है ना, ऊपर जैसे आप घूमेगा तो उसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रखेंगे तो एरिया चेंज होगा, एरिया और बी के बीच में एंगल चेंज होगा। मैंने एंगल को थीटा ले लिया, हो गया ना खत्म। कॉस को डिफरेंशिएट करो, साइन का फंक्शन आएगा नहीं आएगा, ये माइनस प्लस हटाओ। Are you trying to get the typical shape of a function is I equal I naught sin omega t? I can also make it cos omega t. I can make it sin omega t is equal to cos omega t plus 5. So समझा क्या, साइन कॉस में कोई डिफरेंस नहीं। इतना क्लियर हो गया। अभी एक सवाल है जो थोड़ी देर पहले पूछा था, बिकॉज अभी आइडिया मिल गया। Why the household supply voltage or current is alternating? अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट करंट में क्या फायदा होता है, ये तो सच है, क्या फायदा होता है पता है, आप अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट में, अच्छा बाय द वे दिस इज द सिंबल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, ये सिंबल है, साइन वेव है, ये किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ एन एसी सोर्स। सुनाई दिया रे, जैसे बैटरी होता है डीसी का, ऐसा हम लोग दिखाते हैं, ये डायरेक्ट है, ये एसी का। अच्छा अरफात, यस सर। अच्छा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली अगर सर्किट में लगा देंगे क्या दिक्कत हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगा अगर मैं ऐसा एक रेजिस्टेंस लगाया, क्या तकलीफ क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, पता है क्यों? सपोज तुम कितना भी महान इंजीनियर बन जाओ है ना, तुमको बोलेगा कि सर मुझे एक ऐसा हीटर बना के दो, या ऐसा एक पंखा बना के दो, या एक ऐसा मोटर बना के दो जिसका आरपीएम होगा लेट से 500 आरपीएम, मतलब समझा, मैंने ऐसा तेरे को डिमांड दिया, तुम बोले सर मैं बनाऊं कैसे, आपका करंट ही पागल है, नहीं समझे, करंट का वैल्यू कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, कभी 15 एम्पियर, कभी 0 एम्पियर, फिर करंट कभी उल्टा बहना चालू कर दिया, अरे तो बाल नोच नहीं नोच लेगा, समझा कि नहीं समझा? इस तरह से हम लोग सर्किट कोई भी नहीं बना सकता, क्यों? बिकॉज करंट तो फिक्स ही नहीं है। इसके लिए लोग बोलते हैं, तो म्यूट हो जा, इसके लिए बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट कोई भी डिवाइस में डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते। इसलिए पता है घर में क्या होता है, सब सुन लो अभी समझ में आएगा। जैसे आप प्लग इन करते हो, जो भी आपने डिवाइस आपने लगाया, जैसे आप लैपटॉप लगाते हो, एक कौशल होगा भाई, खटाखट खाली हैंडल्स करो, ये लैपटॉप लगाते हो, यहाँ पे एक अडेप्टर करके होता है, देखना करके ये चार्ज होता है, मोबाइल का भी देखना एक अडेप्टर बोलते हैं। ये पता है क्या करता है, दिस एक्चुअली 2 काम करता है, इट कन्वर्ट्स AC to DC and also regulates the voltage। मतलब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कि मान लो आपको मोबाइल फोन सुकटा सा है, उसमें आपने 220 वोल्ट लगा दिया, अरे जल सकता है क्योंकि बहुत ही डेलिकेट सर्किट है। तो अडेप्टर के अंदर क्या रहता है, आप देखना, कोई भी आप टीवी देख लो, फ्रिज देख लो, है ना, कूलर देख लो, कुछ भी देख लो, आयरन देख लो, कुछ भी देख लो, सबके अंदर 2 सर्किट रहता है। ये जैसे अल्टरनेटिंग करंट आपने फीड किया, इसमें एक रहेगा, पहले उसको बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। क्या बोलते हैं रे? रेक्टिफायर। ये क्या करता है, ये एसी को किससे कन्वर्ट करता है, डीसी में। उसके बाद एक रहेगा वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसा क्यों, समझे क्या? अबे सबको 220 वोल्ट नहीं चाहिए, इसके बाद आपका सर्किट चालू होगा, जो भी सर्किट। बहुत बार इन दोनों को मिला के, ये जो 2 है इसको मिला के इसका एक नाम रहता है, इसका नाम है पावर सप्लाई। आपने सुना होगा कभी कभी वो पुराना पीसी जो खराब हो जाता है ना, सीपीयू, तो मैकेनिक बोलता है कि इसका पावर सप्लाई फूक गया है, वो बारिश में कभी तो खराब हो जाता है। सबको समझा?
तो अगर मैं डायरेक्ट करंट को वोट दूं, क्यों, मेरे लिए एक फायदा, डायरेक्ट करंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है रे? आप जो बैटरी लगाओगे क्या उसी हिसाब से करंट फिक्स हो जाएगा ना, आपको बार बार डायरेक्शन चेंज करना है, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। तो सर्किट तो बेहतर तुम डायरेक्ट करंट के हिसाब से बना सकते हो। सबको लॉजिक समझा क्या? तुम क्या सर्किट डिजाइन कर लोगे, मैं आपको बोलूंगा एक कैपेसिटर को यहाँ तक चार्ज करना है, अल्टरनेटिव में कर ही नहीं सकते आप, बिकॉज जो पागल जैसे कुछ भी चेंज हो रहा है। डायरेक्ट में फायदा क्या, कुछ तो भरोसा है कि करंट का वैल्यू 3 एम्पियर है, चल फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, अब मुझे सर्किट बना दो। इसी के लिए लोग क्या करते हैं, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन तो आप देखना इसमें मोबाइल का भी चार्जर है, वो जो काला वाला मुंडी रहता है, व्हाइट वाला, तुमको लगता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है? एक काम करना ना, वो मुंडी काट दो, है ना, पूरा मुंडी काट दो और दांत से चीर दो, 2 वायर ऐसा बना दो और मुंडी काट दो और इसको लगा देना मोबाइल में, है ना, हेलमेट पहन के लगाना, क्योंकि धुआं बहुत मत करना, मरोगे बोल रहा हूँ, एकदम ही फट से शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपका महंगा सर्किट है घर का तो एमसीबी जो होता है वो ट्रिप हो जाएगा, अगर खराब पुराना वायरिंग है तो जल के मरोगे। क्यों? वो जो मुंडी में वो छोटा इंसान नहीं है, उसके अंदर ये सब है, क्या है, रेक्टिफायर है और एक वोल्टेज रेगुलेटर है। सबको सुनाई दिया? अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा मगजमारी क्या है, आपको 2 एक्स्ट्रा डिवाइस डालना पड़ेगा, वन इज कॉल्ड रेक्टिफायर, वन इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर। इसके लिए मैं बोलता हूँ घर का सप्लाई डायरेक्ट करंट होना चाहिए, ना कि अल्टरनेटिंग। क्यों? खर्चा बढ़ रहा है, फिर भी लोग अल्टरनेटिंग करते हैं। इसके लिए कारण क्या है? चिटनीस बोलना, तुम 50 साल पहले हैंड रेस क्यों, क्या हो गया? हेलो, अब बोलो। हाँ सर, ऑल्टरनेटिंग करंट जो रहेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव और चीप रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट करंट के लिए पूरा बैटरी रहेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट सीधा मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बन जाएगा। अरे अंकल, जो यहाँ पे रिजर्वर से करंट पैदा हुआ, उधर से डायरेक्ट करंट करके भेजते ना, उधर से रेक्टिफायर लगा देते। नहीं समझा चिटनीस? रिजर्वर में जो बिजली पैदा होगा वो तो अल्टरनेटिंग होगा। क्यों? मैं बोला फ्लक्स जो चेंज होगा, उधर से रेक्टिफायर करके डायरेक्ट करंट भेजते। मेरे को घर में खर्चा नहीं करना पड़ता ना। ये डाउट है, तुम म्यूट हो जाओ। शर्के बोलो, क्या बोल रहा है? डीसी करंट मतलब जब वो एक फैक्ट्री सुनो, से एक मैट्रिक पे, एक तो डीसी बोलो। डीसी करंट का मतलब क्या बताना? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, हाँ करंट है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और एसी करंट का मतलब? नहीं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तू तो अभी डीसी करंट बोला था। वो गलती से। अच्छा बोलो। हाँ सर वो डीसी रहेगा तो फिर पूरा टाइम जो आय रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, तो हाँ, इतने मैक्सिमम लॉन्ग, जो भी रहेगा फिक्स रहेगा। हाँ तो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे मतलब वायर्स का जो रेजिस्टेंस है उसके वजह से वायर हीटअप हो जाएंगे ना। हीटअप हो और जाएगा, उसमें क्या ना, बहुत बिजली लॉस हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है ना। वो हाँ अरफात वही लिखा था बहुत पहले। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ। तो ये सब चीज जेई में तो जिंदगी में ना पूछा है, और क्या ना, थोड़ा जिंदगी जीने में मजा आता है। ये जो रिजर्वोयर है और पावर प्लांट है, दो क्या होता है, स्टोरी सुन लो। ये पावर प्लांट से ये जो तुम्हारा है ना, सब स्टेशन तक बिजली आता है, सब स्टेशन बोलो, ग्रिड हाउस बोलो, जो भी बोलते हैं, जो बिजली आता है, पता है ये बहुत लंबा होता है ना। टिपिकली 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, इस रेंज में रहता है। ऐसा क्यों? अबे रिजर्वर कहाँ पे बनाओगे? तुम्हारे घर के पास गड्ढा खोद के बनाओगे कि जहाँ पे पहाड़ भरा एरिया है और रिजर्वर के आसपास लोग रहते नहीं है? पूछो क्यों? अरे फ्लड आएगा, बारिश बहुत हो गया, फ्लड गेट खुलना पड़ेगा, तो क्या गांव गांव बह जाएगा? द आंसर इज यस। इसके लिए रिजर्वर तो डिपेंड करता है। मान लो महाराष्ट्र का जहां भी पावर प्लांट है 700 किलोमीटर। अभी ध्यान से सुनो क्या पंगा होगा, व्हाई द सप्लाई इज अल्टरनेटिंग। पता है एक सबसे बड़ा विलन है जो कौशल ने बोला, क्या इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, जो भी वायर से तुमने यूज किया। अच्छा, अब जा सकते क्या कर सकते हो, आर का वैल्यू होता है रो एल बाई ए। सो कैन आई पिक ए मटेरियल व्हिच हैज ए वेरी लो रेजिस्टिविटी? यस। सबसे अच्छा तो गोल्ड होता है, बट गोल्ड इतना है ही नहीं मार्केट में। अरे इतना गोल्ड है क्या, मैं वायर क्यों चुनूं? फिर लोग तो वही करते हैं, है ना, शादी वादी आ रहा है तो पावर कट करके पहले तार खींच के, है ना, ज्वेलरी बना दो। इतना हेवी नहीं गोल्ड, तो हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा करोगे उतना अच्छा है, और बड़ा होता भी है कि मोटा मोटा, लेकिन बहुत मोटा वायर बनाओगे तो क्या वायर का एमजी बढ़ जाएगा? हाँ बोलो। अरे बढ़ जाएगा ना। अरे मोटा एमजी बढ़ गया, मान लो इतना एमजी बढ़ गया कि ये उखड़ गया, तो क्या होगा, नीचे का जो गांव है वही जल गया। इसके लिए बड़ा टेक्निकली काम करना पड़ता है। एल क्या है? लेंथ।
इसका जो सबसे बड़ा विलेन है बच्चे लोग, जिसके साथ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वो है लेंथ। और ये लेंथ पता है कितना, में क्या बोला, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो सोचो कितना लंबा हो गया, किलोमीटर, मीटर नहीं है क्या। रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा इवन इफ यू ट्राई टू मैनेज विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी। अगर डायरेक्ट करंट होगा तो पंगा क्या होता है, इसके साथ डायरेक्ट करंट में मैं आई के वैल्यू के साथ खेल नहीं सकता, है ना। इन डायरेक्ट करंट डीसी द वैल्यू ऑफ आई इज फिक्स्ड। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग होगा तो हमारा फायदा देखो। अच्छा, कैन आई प्ले विद द वैल्यू ऑफ एल, कैंट, है ना, बिकॉज जो रिजर्वर बन गया, जहां पे गवर्नमेंट देखेगा कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पानी जमा हो रहा है, कैसा है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, तो प्रोजेक्ट है। तो जहां भी बना 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, वो मेरे में हाथ में नहीं है। रेजिस्टिविटी आई कैन यूज एल्यूमिनियम, जो कि वेरी गुड कंडक्टर एंड नेचर में मिलता है ठीक ठाक। और एरिया क्रॉस सेक्शन में मोटा कर सकता हूँ, जितना मोटा कर सकूं, स्टिल एल तो उतना ही है। तब क्या होता है, बट इन डायरेक्ट करंट, बट इन हम लोग आई का वैल्यू फिक्स हो गया, कुछ नहीं कर सकते। बट इन अल्टरनेटिंग करंट क्या लिखा पढ़ो, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। नाम ही उसका ट्रांसफॉर्मर है ना, ट्रांसफॉर्म करेगा। कैसे, अभी समझा दूंगा। बाय यूजिंग व्हाट, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफर क्या करता है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, अभी देखो। क्या हीट प्रोड्यूस का जो वैल्यू होता है, जो कौशल बोल रहा था, इज इट आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, और टी है ना, ये डी टी का इंटीग्रेशन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में आई को बहुत कम कर दूं और वोल्टेज बढ़ा दूं, तो क्या होता है, अब स्टोरी सुनो। अच्छा, जिसको ये डाउट है सर ये ट्रांसफॉर्मर एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसके बाद में वही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीजें खत्म करते हैं, है ना। तो ये देखो क्या हुआ। तो हम लोग फिर से, मैं अगर एक फ्लो चार्ट जैसे बनाऊं, ये आपका रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर से निकलते ही हम लोग क्या यूज करते हैं, पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो, स्टेप अप। क्या बोलते हैं उसको, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट होता है, ये वोल्टेज बहुत बढ़ा देगा रिलेटिवली, और करंट को घटा देगा। कोई बोलेगा कैसे, बताऊंगा। और ये पूरा हाई वोल्टेज आता है कहां तक, सब स्टेशन तक। सब स्टेशन से फिर आता है ऐसा, है ना, लोकल सब स्टेशन। लोकल सब स्टेशन से, है ना, फिर ऐसा हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, अरे सारे वायर खींच रहे हैं। तो अभी इसमें कोई चाहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कोई बोलता है यहाँ पे फिर क्या कर दे, हम लोग इसमें इधर, है ना, जो भी है, इससे पहले हम लोग स्टेप डाउन कर लेते हैं। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या करेगा बच्चे लोग, वो क्या करेगा, इसका जो आउटपुट होगा, ये होगा, करंट होगा ज्यादा, वोल्टेज होगा कम। उससे फायदा क्या होगा, सुन लो रे। मान लो घर में 20,000 वोल्ट आ जाएगा ना, अच्छा, हमको कौन सा ज्यादा परेशान करता है, पोटेंशियल डिफरेंस परेशान करता है। मान लो किसको शॉक तो लगा होगा कभी लाइफ में ना, करंट लग गया, कभी लूज कनेक्शन है, प्लग लग गया। आजकल तो सेफ्टी काफी अच्छा हो गया, बचपन में हम लोग बहुत शॉक खाए। पहले इलेक्ट्रिकल हीटर मिलता था कॉइल वाला, आजकल तो तुम बच गए इंडक्शन वाला। हमारे टाइम में ऐसा एक, है ना, प्लेट रहेगा, उसके अंदर कॉइल रहता है, कभी कोई कॉइल ऊपर उड़ जाता है, हल्का से ऊपर उड़ जाएगा। अभी सॉस पैन रखने जाओगे, एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा करंट खाओगे चाय हीटर भी गिर जाता था बचपन में, मैं जब छोटा था। अभी आजकल तो पूरा इंडक्शन आ रहा है, कॉइल सब अंदर है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो सोचो मेरे को शॉक लगा, लेकिन अगर 10,000 वोल्ट होता तो फिर आज पढ़ाने के लिए मैं जिंदा नहीं बचता, अरे मर जाएगा इंसान 1 सेकंड में। इसी के लिए, है ना, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा ना हो जाए, घर में करंट ज्यादा रखते हैं, घर का जो सप्लाई है करंट ज्यादा रखते हैं, वोल्टेज कम रखते हैं, ताकि इन केस खुदा ना खास्ता कुछ शॉक वगैरह लगे, इंसान शॉक लगेगा, मरेगा नहीं। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर इधर तो हीट में बहुत लॉस हो जाएगा, बट द डिस्टेंस ऑफ द लोकल सबस्टेशन एंड हाउस 1 इज रिलेटिवली लेस, है ना।
10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह से रहता है। तो इसमें रेजिस्टेंस आई, देखो मेरे हाथ में जीरो तो नहीं कर सकता भैया, आई कैन ऑलवेज ट्राई कि पावर लॉस मिनिमम हो जाए जितना हो सके। अच्छा, इसी में सुन लो, इसी में लोग क्या करते हैं, जो सबस्टेशन होता है, एक जाएगा इंडस्ट्रियल लाइन। अभी इंडस्ट्रियल लाइन में भी बहुत हाई वोल्टेज रहता है, क्यों? 220 वोल्ट में कौन सा तुम्हारा मशीन चलने वाला है? एक लाइन जाएगा रेलवे वाला लाइन, रेलवे लाइन समझा, जो ट्रेन चलता है। अभी 220 वोल्ट में ट्रेन को टच कराओगे ना, ट्रेन की करेगा, घूमेगा नहीं, चलेगा भी नहीं, बोलेगा मजाक मत करो मेरे साथ, 1000 लोग एक साथ घुसे पड़े, 220 वोल्ट में कहाँ चलेगा? ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल, सब सुनाई दे? दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज। आइडिया मिल गया मैं क्या बोलता हूँ? मेरे को ज्यादा मत पूछना, मैं एमएससी वाला बंदा हूँ, मैं सब पढ़ा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो इन अ नटशेल, यही सब काम आप करोगे कि ग्रिड में कैसे काम करना है, कौन सा वोल्टेज करना है, क्या करना है, ये करना है। सबको आइडिया हो गया। डायरेक्ट करंट का एडवांटेज ये है, यू कैन डायरेक्टली प्लग इन, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जहां से बिजली पैदा होता है वहां से घर तक आने के लिए, मान लो आपने 1000 मेगावाट प्रोड्यूस किया, 400 मेगावाट लॉस हो गया, क्या फायदा हुआ? अल्टरनेटिंग का फायदा क्या? मैं क्या बोला, आई का वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब आई कैन इंक्रीज द करंट, वैल्यू ऑफ करंट, आई कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट। कोई बोलेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सबको आइडिया लग गया कि डाउट है किसको इसमें? अब मैं पढ़ाऊंगा, जिसको ये डाउट है सर ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा कैसे कर लेते, वो मैं समझाऊंगा अभी। और कोई डाउट, आइडिया लग गया कैसे तुम्हारा घर का बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ठीक है, जिसको इसमें बड़ा इंटरेस्ट लग गया कि अरे ये तो मजा आ रहा है, तो बढ़िया है, अच्छे से पढ़ो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसफॉर्मर्स। पांच मिनट का है, बड़ा ही चिपड़ है। अगले हफ्ते में EMI AC का एक पेपर दे रहा हूँ इनके लिए, SRG के लिए, तुम्हारे बैच में भी मैं शेयर कर दूंगा, है ना। और जैसे लास्ट टाइम वीडियो सॉल्यूशन भेजा था, वो गलती से था लेट रिकॉर्ड किया, मैं भूल गया, तो वो भेज दूंगा, आप देख लेना। जिसको करना होगा, नहीं करना तो नहीं करो, चिल मारो। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर क्या है? नाम ही ट्रांसफॉर्म है। सो इट इज a device which can convert high voltage low current to low voltage high current and vice versa. It works effectively for an alternating source only. It works effectively for an alternating voltage or current source only. डायरेक्ट के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? खुद देख लो। इसके लिए आपको सबको समझा ना। अगर कोई बोलेगा कि सर डायरेक्ट करंट शुरू से आप रेक्टिफ, जो मैं आर्यन को बोल रहा था कि मैं शुरू से रेक्टिफायर लगा के उधर ट्रांसफॉर्मर लगा लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारे जेईई एडवांस में नहीं है, मेंस में है, बोर्ड्स में हो सकता है। इस पर सिलेबस देख लेना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से है क्या? तो हैंड रेज करना रहे। 2-3 लोग थे। आदित्य मांडले, कौन कौन थे रे? तू तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से किस सीएस है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स सर। शाबाश। और किसका नाम बता? सर आयुष खंडारे और राजदीप और क्षितिज। थैंक यू। अच्छा आदित्य, तुमने कभी ट्रांसफॉर्मर देखा है क्या? तुम लोग खरीदते होगे ना, 9 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, ऐसा 6 वोल्ट का नहीं देखा कभी? नहीं सर। तुमने कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हो फिर?
अच्छा तू छोड़। लाके बेच चलो। एक आयुष, हाँ सर। कभी ट्रांसफार्मर देखा है? बड़ा वाला नहीं, एक तो आपको रेलवे स्टेशन के साइड में दिखता होगा ट्रांसफार्मर, हाँ अंग्रेजी मूवी भी है ना, मल्टीपल पार्ट्स है, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ। और देखा है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हो, देखा है कभी? नहीं सर, 11th में नहीं था। हाँ ठीक है, सुनो, किसी ने कुछ नहीं देखा तो शैल के क्यों हैंड रेस करता है बे? ए, हर चीज में हैंड। हाँ बोलो त्रिपाठी, तू बोल। सर वो आयन कोर रहता है, उसमें दो कॉइल्स रहते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। बुकलेट का डायग्राम देख के बोल रहा है चोर, मैं नहीं सच का सर, बोल। टेंथ में किया हूँ, टेंथ में था वो। उनका फॉर्मूला था N1/T1 और अभी तो देखा है क्या? नहीं देखा है ना? नहीं सर, मतलब बुक में देखा। अच्छा हाँ, मैं वो पूछा। सुन लो रे, देखना कोई रियल लाइफ है ना, ऐसा पतरा जैसे रहेगा, पतरा समझता है? ऐसा पतरा ऐसे रहेगा, ये सही बोला, ये आयन का कोर रहता है और ऐसा खूब सारे लेयर्स रहेगा, एक नहीं है ना, ऐसा। और एक मेरा 3D ड्राइंग तो महान है, सबको समझा? कैसे खूब सारे पीसेस रहेंगे और उसको लैमिनेट करके लगाते हैं, मतलब क्योंकि आप डायरेक्टली टच नहीं करेंगे दूसरे को, ऐसा मोटा सा करेंगे, है ना, ऐसा खूब सारे रहेंगे। कौन चैट में क्या लिख रहा है? मैं हाँ छोड़ो, इसके ऊपर अभी क्या कर देखो, मैं ये ना, इसी इसका नाम है कोर। क्या नाम है? कोर। और ये यूजुअली हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, लाइक आयरन। याद है तुम्हारा साइक्लोट्रॉन में मना किया था, इसमें उल्टा बोल रहा लेने का। और इसी में देखो रे बच्चों, ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं समझाता हूँ क्या होगा, बाकी आप खोपड़ी लगा देना। और ये एक रेजिस्टेंस है और इसी के अक्रॉस हम लोग क्या लेंगे रे? आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या लिखा पढ़ो, है ना, VO, या इसको कुछ लोग VS भी लिखते हैं। VS क्यों? S फॉर सेकेंडरी, और इसका नाम ले लिया मैं VP, P मतलब प्राइमरी, ठीक है। ये RL का मतलब कुछ नहीं, RL इसको लोड रेजिस्टेंस, मतलब सिंपली रेजिस्टेंस है। फिर L क्यों लिखते हैं? ये सर्किट का एक ट्रिक है, जब भी L लिख गया मतलब उसी के अक्रॉस आउटपुट लेने का, समझा ना? ये कोड है, छोड़ो जो भी है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, और ये ब्लू वाला क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी कॉइल। तो रियल लाइफ में कोई मौका मिला ट्रांसफॉर्मर तोड़ देना, पुराना वाला मिलेगा ना, तोड़ देना, क्या होगा? ऐसा पतला पतला पतरा रहेगा, इसको पूरा लैमिनेट किया होगा ग्लू में, फिर नीचे और एक पतरा, उसको भी लैमिनेट किया होगा, और एक पतरा, ऐसा खूब सारे, एक ऐसा कोर जैसे बनाए, दिख रहा है? अब एक पूरा पूरा एक मोटा सा बनेगा, उसको अंदर वाइंडिंग हुआ कॉइल्स का। अभी ध्यान से सुने, हम लोग प्राइमरी क्या करेंगे और सेकेंडरी क्या करेंगे, एक ही चीज, ध्यान से सुनना। अभी वन इक्वेशन इट शुड बी थ्रू, या इसको ईपी लिखो रे, इसको ईएस लिखो, है ना, इसको लिखते हैं ईपी, इसको क्या लिखेंगे? ईएस। अरे फैराडे लॉ तुम्हारा फायदा होगा, अब देखो एक ही लाइन में हो जाएगा। एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना वो भी बता दे रहा हूँ। ना फ्रॉम फैराडेस लॉ, बच्चे लोग कहने से E is minus n d phi by dt, तो what will be d phi by dt? माइनस ऑफ E by m, हाँ कि ना? ठीक है, हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो क्या लिखा कहने से EP is minus NP d phi by dt, and what is ES? minus NS d phi s by dt। सबको सुनाई दे रहा है क्या क्या कोड है? तो what is NP? NP will be number of turns in primary coil and what will be NS? Ting ting ting, secondary coil,
कूल ओके। यहाँ पे एक ही अजम्पशन लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, मतलब सुनो क्या होता है, अभी समझ जाओगे। मैं पहले फिजिक्स समझा देता हूँ। आप जैसे ही इसमें करंट या वोल्टेज चेंज कराओगे, क्या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या टाइम वेरिंग होगा? जल्दी जल्दी हाँ बोले। क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुसने वाला है? अगर ये टाइम वेरिंग हो गया, क्या इसमें फ्री का एक ईएमएफ इंड्यूस होगा? इतना ही कॉन्सेप्ट। यू नो म्यूचुअल इंडक्शन पता है ना, वही है ना। हम लोग प्राइमरी में, हम लोग कॉइल 1 में करंट चेंज कराएंगे। क्या कॉइल 2 में देखो कुछ भी बैटरी नहीं है, दिख रहा है क्या? कॉइल 2 में कुछ भी बैटरी नहीं है। क्या कॉइल 2 में फ्री का ईएमएफ इंड्यूस होगा? पहला चीज ये समझे, व्हाई ए ट्रांसफार्मर फेल्स टू वर्क फॉर डायरेक्ट करंट, बिकॉज अगर ईपी का वैल्यू मैं फिक्स कर दूंगा तो तुम्हारा खाली ग्रीन वाले में गोल गोल करंट बहेगा, ब्लू वाले में कुछ भी नहीं आएगा। अरे हाँ कि ना? सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइन, why it says it works effectively for an alternating voltage or current source only। जिसको ये डाउट है सर ये वोल्टेज और करंट का वैल्यू कैसे चेंज होता है, हाउ डू आई कंट्रोल इट, वो मैं समझा दे रहा हूँ। पहले ये समझे क्या, तो हमने क्या बोला, फिजिक्स बड़ा सिंपल है। प्राइमरी का इसको अगर मैं आईपी लिखूं, आईपी मतलब करंट इन प्राइमरी, सो क्या अगर आईपी अपने आप टाइम का फंक्शन हो गया, क्या लाइफ टाइम यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा? द आंसर इज यस। खाली इतना चीज समझो, दोनों का फ्लक्स चेंज डिफरेंट होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले का जो फ्लक्स आएगा जरूरी नहीं पूरा घुस जाएगा सेकेंड वायर, हाँ कि ना? ये जो ग्रीन वाले का फील्ड लाइन से या कुछ कुछ लेफ्ट राइट में चले जाएंगे, बट हम लोग एक एज्यूम करते हैं फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, मैं एक ही लाइन लिखता हूं, इसको आप याद रखना। For an ideal transformer, we assume that the rate of change of flux in coil 1 is equal to rate of change of flux in coil 2। Typically speaking, ये phi p का वैल्यू d5 dt का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बट टू कंपेंसेट दैट हमने क्या किया, देखो रे बच्चे लोग, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल का एक कोर यूज किया। ये जो कोर है तो उसका फायदा क्या पता है? कोई बच्चा बोलेगा सर यस आपका यहाँ पे फील्ड लाइंस घट गए लेकिन बी तो बढ़ गया ना, क्यों बी बढ़ गया? सब समझे क्या? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या ऐसे ही होता है, म्यू नॉट आई बाई 2πr और म्यू नॉट एन आई जो भी होगा। लेकिन अगर म्यू नॉट का वैल्यू बढ़ गया तो सब सुनाई थे हम लोग इंटरनली कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब चीज बोलने की जरूरत नहीं है। खाली कोई बोलेगा सर ये तो बड़ा घटिया अजम्पशन हो गया, क्योंकि ग्रीन वाले का मान लो 50 फील्ड लाइंस थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थोड़े जाएंगे राइट साइड, थोड़े तो लेफ्ट साइड में निकल जाएंगे। तो आपने कैसे बोला कि दोनों का फ्लक्स चेंज सेम है? मैं बोला बिल्कुल तो सही बोल रहा है। तो कंपेंसेट दैट हमने क्या किया, मीडियम का म्यू ही बढ़ा दिया, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो फिर क्या होगा, बोलेगा अच्छा 50 फील्ड लाइन कम हो गए बट मैंने म्यू इतना बढ़ा दिया कि दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं भी होगा हम लोग मानेंगे। आपको एक ही लाइन याद रखना है एंड दैट शुड बी इट, EP बाई NP। ये बच्चे लोग आपको एग्जाम के लिए इतना याद रखना है, ये मेंस में डायरेक्ट सवाल पूछते हैं इसके ऊपर। सुनाई दे क्या लिखा, EP बाई, अरे खाली डी फैराडेस लॉ लिखना और E बाई N का रेशियो सेम होगा। क्यों? बिकॉज हम बोलते हैं फ्लक्स चेंज सेम होगा। सो E1 बाई N1 इज E2 बाई N2। यहां से अभी खुद देखो व्हाट इज ES, जल्दी बताना। क्या ES हो जाएगा NS बाई NP इंटू EP। अभी यहाँ पे कैसा गेम होगा देखो, ये समझ में आएगा। करंट का उल्टा आएगा, पूछो क्यों? करंट का उल्टा आएगा कैसे? Assuming no power loss for an ideal transformer, assuming no power loss for an ideal transformer, क्या पावर का वैल्यू V इंटू आई होता है? तो मेरे पास और एक इक्वेशन है, क्या लिखेंगे? EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। सुनाई दिया? V1 I1 इज V2 I2। यहां से मुझे IS का वैल्यू मिलेगा क्या? आई थिंक EP बाई ES इंटू IP। इन प्लेस ऑफ EP बाई ES क्या डालेंगे रे?
NP by NS दिख रहा है क्या? EP by ES will be NP by NS. So what is IS? अरे इसको याद रखो, I का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब खुद देखो मैं क्या लिख रहा हूं। मुझे IS मिल गया और ES मिल गया। ES कितना था? NS by NP, इसका उल्टा इंटू EP। अच्छा, सारे टर्म में क्लैरिटी है। व्हाट इज IP? करंट इन प्राइमरी कॉइल, इसको इनपुट भी बोल सकते हैं, इनपुट करंट, हाँ कि ना। एंड व्हाट इज IS? करंट इन सेकेंडरी। कैन आई कॉल इट आउटपुट करंट? सिमिलरली व्हाट इज EP? वोल्टेज इन प्राइमरी। अगेन वो इनपुट हो गया मेरा। अरे सबको समझा, प्राइमरी में तो आपने फीड किया था, सो इनपुट। व्हाट इज ES? वोल्टेज इन सेकेंडरी। अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होता है। ठीक है, अब सुनो, ये वाइंडिंग कौन करेगा? ये जो कॉइल बनाएगा हम ही करेंगे ना। तो इसमें खुद देखो, व्हाट इफ NS इज मोर देन NP? ओ बच्चे लोग, व्हाट इफ NS इज मोर देन NP? तो क्या ES बड़ा हो जाएगा, IS छोटा हो जाएगा? हाँ बोलो। फिर से देखो, अब देखो मैं कितना अच्छे से खेल सकता हूँ। सोचो, मान लो मैं NS को 3 टाइम्स NP कर दिया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मेरा ES 3 टाइम्स EP हो गया। अरे सबको समझा कितना अच्छा मैं खेल पा रहा हूँ? मैं करंट को घटा सकता हूँ, वोल्टेज को बढ़ा सकता हूँ। याद आ रहा है सबस्टेशन की बात जो कर रहा हूँ? लोकल सबस्टेशन में उल्टा कर दूंगा। मैं जो मैं ट्रांसफॉर्मर बिठाऊंगा अंदर, उसमें प्राइमरी की टर्न्स होंगे ज्यादा, सेकेंडरी होंगे कम। तो फायदा क्या होगा? देखो, अगर प्राइमरी का टर्न्स होगा ज्यादा, सेकेंडरी का कम, क्या करंट ज्यादा हो जाएगा और वोल्टेज हो जाएगा कम। सबको समझा कितना खेलने को मौका मिल रहा है, जो डायरेक्ट करंट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट में लेफ्ट साइड में डायरेक्ट करंट डालते हैं, राइट साइड का जो कॉइल है डेड हो जाएगा। क्यों? आपको फ्लक्स नहीं चेंज होगा। दिस इज बेस्ड ऑन फैराडे का लॉ। तो मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं, पढ़ो। If NS is greater than NP, will it imply ES will be greater than EP and IS will be less than IP? इसी का क्या नाम है रे? ये जो फीचर है, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अच्छा याद रखना, ये स्टेप अप स्टेप डाउन किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है? वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट में। वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, दोनों याद में को कंफ्यूज हो गए। अच्छा, if NS is less than NP, ES will be less than EP and IS, तो क्या हो गया? जब आउटपुट करंट है और इनपुट करंट से ज्यादा हो गया और वोल्टेज घट गया। क्या घर के लिए ही चाहिए होता है, घर से घुसने से पहले? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जिसको ये डाउट है सर रियल लाइफ में आपने थोड़ा चीटिंग किया है, कौन सा? मैं मतलब दुनिया वाले, ये d/dt को सेम कर दिया। हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अबे सेम नहीं भी होगा, अगर ये 0.8 भी होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा? बताओ ना। होगा ना यार, बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, जैसे यहाँ पे बहुत ड्रामेटिकली क्या हो रहा है, सेकेंडरी के टर्न्स अगर 4 टाइम्स बढ़ा है, करंट वोल्टेज भी 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे 4 टाइम्स ना हो, 3 टाइम्स हो जाए। आप सोचो, आप जब इंजीनियरिंग करोगे आप एग्जैक्टली इसी में काम करोगे। जो हमने अज्यूम किया ना सच है, रियल लाइफ में जाओगे एग्जैक्टली इसी में इशू हो जाएगा। ये बिल्कुल सच नहीं होगा। फिर कैसे करोगे? तो इसके लिए 4 साल पैसा लेके पढ़ाई करना। सबको फिजिक्स समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से देख लो। प्राइमरी का करंट चेंज कराएंगे टाइम के। अच्छा, अल्टरनेटिंग में आपको घड़ी घड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही चेंज होगा। जैसे ही वो चेंज होगा, क्या सेकेंडरी में फ्री का एक फ्लक्स चेंज होगा, क्या सेकेंडरी में भी ईएमएफ आएगा? तो मैं बोला ये जो भी सेकेंडरी का डेटा है, क्या ही मेरा आउटपुट होगा? प्लीज से ये जो भी सेकेंडरी का डेटा है ये मेरा आउटपुट होगा और प्राइमरी का होगा इनपुट। करेक्ट? एक ही लाइन आपको याद रखना, फैराडे लॉ से d/dt इज माइनस E/n। तो बिंदास E1/n1 इज E2/n2। कैन यू गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई? E का जो रिलेशन आएगा करंट का जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर आपको मैं क्या बोला?
सेकेंडरी के टर्न ज्यादा होंगे, कैन यू प्रूव? अपने आप सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ गया, करंट घट गया, इसको बोलते हैं स्टेप अप। जहां मन करे स्टेप डाउन। यहां तक सबको समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट एन अल्टरनेटिंग, है ना, ये क्लियर हो गया। आज एसी इतना ही पढ़ते हैं, फिर मैं चालू कर रहा हूँ डाउट्स। ठीक है, तो ये अनुराग त्रिपाठी, यस सर। ये तेरा डीपी में दो दो चेहरा कैसे आ रहा है तेरा सेम सेम? सर सर मेरा चला नहीं है, एक डॉग का है और एक मेरा है पीछे। अच्छा, सेम नहीं है? अच्छा मुझे सेम लगा, दो दो। अच्छा अच्छा अच्छा, अनुराग पहले क्या करें बताओ। सर एचसीवी कर लेते हैं, क्योंकि बुकलेट के तो कम ही थे बहुत। बुकलेट में कितने दिए थे बुकलेट में? आपने एक्सरसाइजेस से तो पूरा मिला के 10 ही दिए थे और 2 बीबी दिए थे। बीबी 2 ही दिए थे क्या, पक्का? हाँ हाँ सर। बट अगले बार और दिया था कुछ 3 या 4। नहीं सर। ये अंकित, यस सर। वही तो बिगनॉक्स 3 और 4 भी दिया था ना? हाँ सर दिया था। हाँ सर देखा यही मैं। तो मेरे को, सॉरी सर। मैं नशे में रहता हूँ क्या? हाँ ओके, तो क्या करें बताओ पहले रे। एचसी वर्मा करे कि बुकलेट? अंकित क्या करें? तो कुछ भी चल एचसीवी। ठीक है, पहले एचसी वर्मा निकालो, फिर निकालना पड़ेगा, मेरे पास ये नहीं है, मैं फिर सॉल्व इधर ही कराऊंगा। आप निकालो एचसी वर्मा निकालो। हाँ एचसी निकालो, डाउट गोद में रखो बुक को जैसे मैं रखा हूँ, और एक एक करके डाउट पूछना चालू करो। लेट्स गो सीक्वेंस वाइज। एचसी वर्मा के कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको बोला था, जैसे 1-to-1 में उसमें बात कर रहा था कुछ कुछ बच्चों से, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान है। अच्छा पहले फर्स्ट पेज का निपटाओ रे, 1 to 24। एचसी वर्मा 1 to 24 पहले वो बात करते हैं। फर्स्ट पेज निपटाओ। है ना, पहले ये करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो काफी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 20 वाला। इसके अलावा क्या डाउट है पूछो, 20 में करा दूंगा। इसके अलावा 13 और पूछो डाउट, सीक्वेंस में चलेगा। सब डाउट तो पिंक कर लो जल्दी जल्दी। तुम्हारा फिर नेक्स्ट लेक्चर कब है? फ्राइडे को है ना, तो प्रसन्ना प्रसन्ना हाँ आवाज एकदम तरफ ब्रेक हो रहा है। कोई बात नहीं छोड़। अच्छा किसका हुआ तो वही आ जाओ सामने, मिलके करते हैं। मात्रे मात्रे अच्छा वेदांत तू बोलेगा, आ जा। साइड का लेंथ कितना दिया रे? ए दिया है ना? हाँ सर। चलो स्टोरी सुनो रे वेदांत। यहाँ पे ईएमएफ आएगा ही क्यों? सर क्योंकि फ्लक्स चेंज हो, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज, वही एरिया चेंजेस सबको समझा। रोम्बस का ये धीरे धीरे ये सपाट होके ना डायमंड जैसा होगा, फिर ऐसा लंबा हो जाएगा ना, ऐसा ऐसा होगा धीरे 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 धीरे। सो देखो एरिया कंटिन्यूसली बदल रहा है। अगर एरिया चेंज होगा तो क्या फ्लक्स भी चेंज होगा? है ना, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या ईएमएफ आएगा? द आंसर इज यस। एक डायग्राम भी दिया था स्टार्टिंग में, पूछा नहीं था? मल्टीपल चॉइस पूछा था बहुत दिन पहले। हाँ छोड़ो जो भी। क्या पूछा है? फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फ्रेम एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स एट दिस कॉर्नर्स रिड्यूस टू 60। आई थिंक कौन सा 60 बोला रे?
ये वाला 60 बोल रहा है, ये के ऊपर वाला कौन सा है? सर वो वाला ही, क्योंकि पतला हो जाएगा पहले 90। ये 60 बोल रहा है। फिर क्या लिखा है? फाइंड द इंड्यूस करंट ऑन द, अच्छा सेकंड बात तो एकदम ही चिपड़ है ना। फाइंड द टोटल चार्ज व्हिच फ्लोज थ्रू द साइड ऑफ द फ्रेम बाय द टाइम स्क्वायर डिफॉर्म द स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, वेदांत इसको कैसे किया रे? सर वो डायगोनल्स पहले बना लिए। हाँ ऐसा भी कर सकता है। हाँ या मैं ऐसा बोलूंगा, इज इट अ क्वेश्चन ऑफ मोशनल ईएमएफ? बच्चे लोग हाँ बोल, है ना। तो मोशनल ईएमएफ, ये जो रॉड पीक्यू था, क्या उसको ऐसा खींच रहे हैं? हाँ तो मैं क्लास में क्या बोला था, वही वाला लेंथ लेना। अगर इसको मैं थीटा ले लिया, जो वेलोसिटी याद है, अच्छा बी तो पूरा प्लेन को परपेंडिकुलर, तो बी तरह माइनस के कैप में है, ये तरह आई कैप में है, तो ये तरह किस में हो जाएगा? जे कैप में। ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ आई थिंक ए साइन थीटा। क्या नीचे का वही होगा वेदांत? हाँ बोलो, ए साइन थीटा, सबका वही साइन। तो एक रॉड का ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन रॉड, क्या बीएलबी होता है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? बी ए साइन थीटा इंटू यू। तो टोटल कितना होगा? सबका सेम हो जाएगा 4। हाँ क्या ना? बीसीएम कुछ अलग लेना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहा है सर? वो डायरेक्ट बी ले, वो बीसीएम कुछ अलग रहेगा ना रॉड का, सेंटर ऑफ मास। वो रिजिड बॉडी है ना। अच्छा डायरेक्ट करना, तो टोटल हो जाएगा 4b में से कितने हो जाएगा? साइन थीटा मतलब कितना? थीटा 30 डालूंगा, 60 नहीं 30। हाँ साइन 30 कितना होता है रे? हाफ। ये नहीं दिया क्या आंसर? हाँ वही दिया है ना, वही। अबे यू से खींच रहा था पीछे, भी क्यों दिया है? जो भी छोड़ो, मुझे पता नहीं, खुद ही बोल रहा है यू। अच्छा फर्स्ट पार्ट हो गया, मेरा समझा ना। एक ही बात है, तो ऐसा करना है क्योंकि ये तो खाली खींच ही रहे ना, ये टिप का वेलोसिटी। आप अच्छा तुम अच्छा जो वेदांत बात इसे भी कर सकते हो, आप इसको इससे रिप्लेस करके भी कर सकते हो। एक ही बात हो गया ना वेदांत, है ना। तुम फिर दो रॉड लेना, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। अच्छा सेकेंड पार्ट में हो जाएगा, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था? करंट कितना होगा? E by R, so it is 2BAU by R. थर्ड पार्ट क्या था रे मैडम? टोटल चार्ज कितना फ्लो। अच्छा तो हम लोग स्टार्टिंग का निकाल देते हैं, बाद का निकाल देते हैं। आई थिंक बराबर I का वैल्यू डेल क्यू बाई डेल टी ऐसा कर दें। हाँ हाँ कि ना? सर वो पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे रे इसका? आई के बदले में क्या लिखेंगे? करंट का वैल्यू कितना होगा? पहले ईएमएफ का वैल्यू निकाल देते हैं ना। आई का वैल्यू होता है ई बाई आर। ई के बदले क्या लिखेगा वेदांत? टू बी ए साइन थीटा वी। हाँ बी, ये डाल देते हैं ना। एक का ना 4 का कितना लिखेगा? 4b है ना। हाँ 4ba साइन थीटा इंटू यू बाई आर। हाँ कि ना? हाँ सर। फिर आई को लिखेंगे, थीटा को कुछ कर सकता है सर? थीटा को वो जो बीच का डायगोनल रहेगा, हाँ उसमें वो 2a cos थीटा लेंथ होगा ना उसका। फिर और वो एंड्स उसका सेपरेशन वेलोसिटी 2u है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसको ऐसा भी कर लो, या इसी को x ले लो ना यार, यही है ना तेरा। ऐसा कुछ होता है ना, है ना। ये x इसका वैल्यू a है ना, ऐसे कुछ लिख दो ना। साइन थीटा cos थीटा कुछ तो लिख दो। हाँ सर बराबर लिख रहा हूँ ना। तेरा cos थीटा हो जाएगा कुछ x बाई a एंड योर dx बाई dt का वैल्यू u होगा। हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, प्रसन्न कर लेगा ना आगे। ये तरह सब कुछ हो गया। इंटीग्रेशन होगा आई डी टी, इंटीग्रेशन होगा आई डी टी। जो वेदांत बोले ऐसा भी चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ आई डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्यू। मैंने क्या लिखा? cos थीटा इज x बाई a एंड योर dx बाई dt इज u। तो sin थीटा लिख सकते हो अकॉर्डिंगली। sin थीटा इज 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर का रूट। ये डाल देना, इंटीग्रेशन कर लेना। सुनाई दिया?
तो जितने भी मोशनल ईएमएफ है आप एरिया बेटा रोम्बस का निकाल के मत पढ़ो, डायरेक्टली कर लो। ठीक। हाँ। आप म्यूट हो जाओ वेदांत। ये 20th वाला कर लिया क्या सबने? 20 वाला 20 वाला वो भी अच्छा क्वेश्चन है। वेदांत तेरे से तो हो गया होगा, अनुराग तो नहीं हुआ। ये चिटनेस 17 वाले में क्या दिक्कत हुआ? क्लास में हुआ था सिमिलर क्वेश्चन, इशू क्या हो गया? और वो नहीं आया बस। हाँ, और वो नहीं आया, मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरे को नहीं आया, वो याद ही नहीं आया था कैसे करें। तो नोट्स पढ़ो, कैसे याद दिलाऊं मैं तुम्हें? तो मेरे को डाउट बताना, टेंशन नहीं है, बट सेम क्वेश्चन जो नहीं याद आता है ना 2 हफ्ते में, तो तीसरा हफ्ते में भी नहीं याद आएगा। क्या बताओ यार, सेम क्वेश्चन। ये बोला था ना, अरे एक ही रॉड जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक चलेगा। स्पीड कितना दिया इसका? सेम क्वेश्चन पूछता है, कितना दिया स्पीड? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, तो कितना सेकंड लगेगा अंदर घुसने के लिए? 1 सेकंड। हाँ, फर्स्ट वाला 2 सेकंड्स का है, तो 2 सेंटीमीटर अंदर घुसेगा पहले। 2 सेंटीमीटर सॉरी। अबे इसका वेट दिया है 5 सेंटीमीटर, तुमको 2 सेंटीमीटर कहाँ से दिख रहा है तुमको यार? हाँ, नहीं सर, वो 2 सेंटीमीटर अंदर घुसेगा ना। 2 क्यों घुसेगा? वे पूरा 5 ही घुसेगा, 2 क्यों घुसा रहा है? 2 कहाँ से आ गया? पहले 2 सेंटीमीटर दूर था क्या? नहीं था ना, तुरंत ही घुस रहा। मैंने क्लास में कुछ ऐसा दिया था गैप, अभी तो डायरेक्टली घुसेगा। सुन ले, अभी मेरे हिसाब से 0 to 5 सेकेंड तक ड्रामा होगा। हाँ बोल। हाँ। क्योंकि 5 सेकेंड बाद बोरिंग हो जाएगा क्योंकि पूरा अंदर है। 5 से लेके सोच 20 सेकेंड तक, 5 से लेके 20 सेकेंड तक कुछ भी नहीं होगा। अरे आर्यन, उसका स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो क्या 20 सेकेंड में उसका हेड ऐसे ही दिखेगा? 20 सेकेंड से लेके 25 सेकेंड तक फिर से आएगा। क्यों? फिर से बाहर आना चालू करेगा। तो तुम्हारा एक इधर एक इधर, कितना ईएमएफ आएगा बच्चा? सिंपली बीएलवी आएगा, क्योंकि एक ही रॉड का आएगा, देख बाकी बाहर है। अच्छा, करंट का वैल्यू कितना होगा? BLV/R, समझा क्या? अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है? टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हो गया, खत्म हो गया। क्या हीट का वैल्यू होता है I²R × T? तो क्या लिखेगा? V²L²V²/R × टाइम। टाइम कितना मल्टीप्लाई करेगा बच्चा? एक बार 0 से 5, इतना डेल्टा टी हो रहा है 5 सेकेंड। एक बार 20 से 25, फिर से डेल्टा टी कितना हो रहा है 5 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम पे करंट फ्लो किया रहे? 10 सेकेंड इंटू 10 कर, ये आंसर है। खाली वैल्यूज डाल देना। समझ में आ गया आर्यन? जी सर, समझ में आ गया। समझ गया ना? हाँ। अच्छा, करंट कांस्टेंट क्यों समझा ना? बिकॉज एक रॉड अंदर रहेगा तो उसका BLV रहेगा, चाहे इतना अंदर है इतना हाँ, जब पूरा अंदर हो जाएगा 0 हो जाएगा नेट। इसी के लिए करंट कांस्टेंट है। 10 सेकंड से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 बार करंट आएगा, एक बार 0 से 5, एक बार 0 से 10। ये सेम क्वेश्चन क्लास में हुआ था। टाइम 40 कर रहा है त्रिपाठी। यस सर। तो किसमें डाउट है? सर 20 में है और 24 के सी पार्ट में। हाँ, 20 तो मैंने मोटिवेट किया तो 20 हो गया होगा, इसलिए पूछ रहा है ना, नहीं तो पूछ ही नहीं रहते 20। हाँ सर। अच्छा, 20 भी आसान है लेकिन थोड़ा ये अंकित। हाँ सर। क्वेश्चन 20 हुआ था आपसे? नहीं सर। तो डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? सर आपने बोला कि कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के कोर्ट ने ये डिसाइड किया गलती किसका है? मेरा है। अच्छा सुन लो ना, क्वेश्चन सुन लो।
ठीक है त्रिपाठी, है ना, मिलके करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ सर। कुछ कुछ डेटा दे दिया, क्या दे दिया रे? shows a circular coil of n turns and radius a connected to a battery, फलना फलना फलना। रियोस्टेट का टोटल लेंथ L दे दिया, रेजिस्टेंस R दे दिया, रेजिस्टेंस का कॉइल छोटा R। ठीक है, सुनाई दिया। कॉइल का क्या दिया है? बड़ा वाला कॉइल का क्या दिया है? रेडियस दिया है A, हाँ कि ना, हाँ और रेजिस्टेंस दिया है कितना? R। इसी के एक्सिस में बच्चा और एक छुटकू कॉइल है, समझा? हाँ सर। उसका रेडियस दिया है A डैश और रेजिस्टेंस दिया R डैश। कितने डिस्टेंस पे बच्चा? X डिस्टेंस पे। पहले पढ़ते हैं हाँ। कि फिजिक्स क्या है ना। सिंपल है ये, लेकिन थोड़ा क्या ना काम करना पड़ेगा। द सेंटर ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड से ये जो रियोस्टेट का डंडा था, अनुराग पहले फिजिक्स समझ जाओ। इसको हम लोग राइट साइड स्लाइड कराएंगे, है ना। हाँ। कितने स्पीड से? v स्पीड से। v। अच्छा, जैसे राइट साइड स्लाइड कराएगा रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा ना, क्योंकि कुछ हाँ। कुछ पार्ट बाहर हो जाए। तो पूछा क्या है? फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉल सर्कुलर लूप एट द इंस्टेंट जब कॉन्टैक्ट जस्ट स्लाइड किया और आधा लेंथ हो गया। हम लोग टाइम के टर्म्स में निकाल देते हैं, फिर पुट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सब लोग स्टोरी समझो। अनुराग ये सोच के बोल, जैसे इसको मैं स्लाइड करा, क्या इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा घड़ी घड़ी? हाँ। तो क्या करंट वेरिएबल हो जाएगा? हाँ। अगर करंट वेरिएबल हो जाएगा, ये जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर जाता है ना, जो भी जाएगा, हाँ। क्या ये भी टाइम वेरिंग हो जाएगा? हाँ तो इलेक्ट्रिक। तो क्या ये छुटकू के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ? हाँ चेंज है। तो उसमें ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? ईएमएफ। हाँ। कनेक्शन समझा? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ टी सेकेंड में ये कितना आगे चला गया होगा? टी सेकेंड रियोस्टेट का डंडा वीटी। आई थिंक वीटी आगे चला गया होगा। हाँ। अरे यहाँ से सब लोग समझो रे, ये वीटी आगे चला गया होगा। तो बताओ कितना लेंथ बचा होगा अभी? सिर्फ आई थिंक एल माइनस वीटी। क्या यहाँ से मैं, क्या ये उसका रेजिस्टेंस का अभी वैल्यू, अभी का वैल्यू है, हाँ कि ना? हाँ सर। सबको समझा क्या हो रहा है? तो करंट का वैल्यू बता क्या होगा ना। करंट का वैल्यू होता है ई, इसका रेजिस्टेंस छोटा आ रहा है बच्चा, हाँ, ई बाई आर प्लस आर, हाँ कि ना? हाँ। ये जो रेजिस्टेंस है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? आर प्लस एल लेंथ का रेजिस्टेंस था आर, वन लेंथ का होगा आर बाई एल, हाथी लेंथ का कितना होगा? आर बाई एल इंटू हाथी। एल इंटू। हाँ समझा क्या? इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, हाँ कि ना? तो मैं लिखा आर बाई एल इंटू एल माइनस वी टी प्लस आर। सही लिखा क्या बता? हाँ सर। सबको समझा यार? अरे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, कैसे? पहले लेफ्ट हैंड में था, सो लेफ्ट हैंड में था, पूरा रेजिस्टेंस था आर। जैसे खिसका, जो अनुराग ने सही बोला, वीटी खिसक गया, तो बचा कितना? वीटी नहीं बचा, बचा एल माइनस वीटी। अभी मेरा सवाल है एल माइनस वीटी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो मैंने इसका रेजिस्टेंस को आर डैश लिख दिया था, व्हिच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, हाँ कि ना? तो आर डैश कैसे निकाला? एल लेंथ का आर है, एक लेंथ का होगा आर माइनस एल, एक्स लेंथ का, बिल्कुल सही। इसको अगर एलसीएम वेलसीएम लेगा तो जो लेगा देख लेना कितना मिलेगा, ईएल बाई एल इंटू एल माइनस वीटी प्लस आर इंटू आर प्लस आर माइनस आर वीटी, हाँ जो भी है ना, ऐसा मिल गया। क्या मुझे करंट मिल गया? अब स्टोरी सुनो। क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आएगा कॉइल का एक्सिस पे? हाँ सर। क्या होता है फॉर्मूला याद है? हाँ बोलो। बी ऑन द एक्सिस म्यू नॉट इनटू आर स्क्वायर अपॉन, ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स में देख रहा हूँ एन दिया है क्या? हाँ देख, नंबर ऑफ टर्न्स पे एन दिया है, तो क्या लिखेगा? मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं। म्यू नॉट आई, वो बाहर आ जाएगा, इनटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिखना है ना। हाँ वही, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझा क्या? ठीक है ना? ये होगा बी एक्सिस। अब बताओ व्हाट इज फ्लक्स थ्रू स्मॉल कॉइल। मैं खाली इतना फंक्शन बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। फ्लक्स थ्रू स्मॉल कॉइल,
फाई विल इट बी इक्वल टू बी एक्सिस उसका इनटू एरिया। भिखारी का एरिया। हाँ सो फाई का वैल्यू हो जाएगा ये म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, एक बार फिर से बता दूंगा जिसको पाई डाउट ए है, डैश का स्क्वायर। इनटू पाई छोटे का एरिया, उसको पाई हाँ ए डैश स्क्वायर लिखा, ए डैश समझा कैसे, ऊपर वाले का, अरे हाँ कि ना, हाँ 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 उसका रेजिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ईएमएफ पूछा है, करंट पूछा होगा तो फिर कर लेते। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे अनुराग, उसका नंबर ऑफ टर्न्स दिया है क्या, स्मॉल नहीं उसका नहीं तो एन से मत, उसका है ही नहीं। बता ई का मॉड कितना होगा बच्चा, डी फाई बाई डी टी, हाँ कि ना। हाँ तो इसको डिफरेंशिएट करें, कुछ कुछ कचरा बाहर लो, कौन सा, म्यू नॉट पाई एन ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2 इनटू डी आई बाई डी टी। अब बच्चा खाली आई को डिफरेंशिएट करके डाल सकते हो क्या वैल्यू, है ना। अभी देखो क्या करेंगे, आई का वैल्यू हमने निकाला था ना ई एल बाई, हाँ सर अभी कर लोगे क्या, हाँ हो जाएगा सर। खाली इतना लिख, ये आंसर है, टी के टर्म्स में आएगा, टी को 2 बार डालना, एक बार टी को 0 डालेंगे और एक बार टी को क्या लिखेंगे, आधा। अच्छा टी का वैल्यू निकालना आएगा कि एक बार 0 और एक बार कितना, वो मैं बता रहा हूँ, एल बाई जो भी आएगा 2u। पहले डी आई बाई डी टी निकाल देता हूँ, व्हाट विल बी डी आई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ जो मैंने अभी फंक्शन लिखा था, ई एल अपॉन है ना, ई एल बाई एल इंटू आर प्लस आर माइनस आर बी टी। अनुराग इसका डिफरेंशिएशन आएगा ना रे, हाँ सर आएगा ना, ई एल बाहर आ जाएगा, ये दिस रेज टू -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस बाई एल आर प्लस आर माइनस आर वी टी का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, इनटू अंदर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ आर इंटू वी बचेगा, ये तरह डी बाई डी टी हो गया। एक बार मिला के डाल देना, आंसर आ जाएगा। अभी खाली देखो टी का फैक्टर नीचे बच गया है, बचने दो, टी को क्या लिखेंगे लास्ट में, फर्स्ट केस के लिए पुट टी एज 0 क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है, और सेकंड केस में क्या लिखोगे, यू नो क्या बोल रहे थे, टाइम पूछा ना, तो तेरा v का वैल्यू होगा l बाई टी, हाँ कि ना, पूरा टाइम। हाँ सर तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा रे, l बाई 2b, सुनाई दिया। तो फर्स्ट पार्ट में t को डालो 0, सेकेंड पार्ट में l बाई 2b, अभी आंसर आ जाएगा। ये आप आंसर भी देखोगे तुमको वो सारे टर्म्स आपको दिखेगा, कौन सा, ये म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, वो गंदा ही आंसर होगा। हाँ सर वो जो काफी गंदा है वो ऐसे ही है ना, बहुत ही गंदा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डैश स्क्वायर, हाँ वही आ जाएगा। फिजिक्स समझ में आ गया ना कैसे हमने किया, हाँ सर हाँ तू मेरे को सब लोग सुन रहे हाँ, कैसे किया, thank you, जैसे हमने रियोस्टाट को स्लाइड किया, डू यू अंडरस्टैंड, नीचे वाला सर्किट का करंट कंटिन्यूअसली चेंज होगा, उसका करंट चेंज होगा तो क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अभी हवा में एक छोटा सा लूप रखा है, क्या उसका फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब बस एक लफड़ा था, रेजिस्टेंस को क्या लिखे, तो मैंने क्या बोला, रियोस्टेट जब लेफ्ट एंड में था रेजिस्टेंस पूरा आर था, क्या अभी आर का वैल्यू कम हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा, करंट को देखो ई बाई, ये छोटा आर कहाँ से आया, ये लूप का अपना कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, तो इट इज आर डैश प्लस आर डैश इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। आर डैश का वैल्यू कैसे निकाला, मैं बोला कि टी सेकंड में अगर रियोस्टेट वीटी खिसक गया है तो बचा कितना होगा रेजिस्टेंस, एल माइनस वीटी का, तो उसका मैं लिखा आर बाई एल इंटू एल माइनस वीटी करके आई निकाल दिया। अब स्टोरी सिखा, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, बी एक्सिस वाला, नहीं याद है तो मरोगे। मैं फिर से बोलो, ईएमआई में जिसको ये सब पुराना फॉर्मूला याद नहीं, बड़ा टफ हो जाता है। तो ये मुझे बी का वैल्यू मिला है ना, बी का वैल्यू इतना मिला, ये फॉर्मूला पता है। फिर फ्लक्स कितना होगा, दैट इनटू एरिया ऑफ छोटा, व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन, सब कुछ तो कांस्टेंट है एक्सेप्ट आई, तो मैं डी आई बाई डी टी अलग से निकाल दिया, अभी 2 बार डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौबीस का सी, 24 का नेक्स्ट डाउट है, 24 का सी, पहले 24 का
अच्छा ये अभी हो जाएगा, आई थिंक आज जो सीखा है ना ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अच्छा ये अनुराग, यस सर। आज जो सीखा वही वाला क्वेश्चन हो गया ना। आज इसको घुमा रहा है परपेंडिकुलर, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। हाँ ऐसे हो गया ना, ऐसा कर ले या जैसे a circular coil of 110 is rotated about diameter with constant angular speed। हाँ ठीक है, समझा क्या नहीं समझा? अरे हाँ तो बोल। हाँ हाँ सर, उसको b का वैल्यू दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। हाँ ठीक है। अच्छा ओमेगा का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया है? 80 आरपीएम, तो उसको पाई बाय 30 पाई बाई 30 है ना, जो भी आएगा 8 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये डेटा बेटा सब दे दिया है। रेडियस दे दिया है 5 × 10⁻⁻2 मीटर्स। व्हाट एल्स? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया कितना? 0.1 टेस्ला, बराबर सर। 0.1। हाँ सॉरी 0.0। फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस। अभी क्या करेगा बताओ कि आज के बाद हो जाएगा। देखो ना, आज मैं बता ना फ्लक्स का वैल्यू बी ए कॉस थीटा होता है। और हाँ कि ना, कोई भी इंस्टेंट में एरिया और बी में एंगल मान लो थीटा है, क्या इसको बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ रे बालक? हाँ सर। तो व्हाट विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड? इट इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे डिफरेंशिएट करना। हाँ कि ना? हाँ सर। इसका मैक्स वैल्यू कितना होगा बता? मैक्स वैल्यू वो साइन ओमेगा टी बन गया, आई थिंक बी ए ओमेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। है ना, बी दिया, एरिया निकाल दोगे ना, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, है ना? तो ये फर्स्ट पार्ट कर लिया था तूने? हाँ सर। सेकंड क्या पूछा था? द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बता क्या लिखेगा एवरेज ईएमएफ? तो किसका इंटीग्रेशन करेगा रे? कॉस का इंटीग्रेशन करेगा। देखो उसके लिए इसका आंसर 24 का देखो जीरो दिया। जीरो दिया। समझा क्यों? एवरेज ईएमएफ इंड्यूस के लिए क्या साइन कॉस का इंटीग्रेशन करेगा? हाँ बोल। देख कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हो? कोई भी चीज का अगर मैं बोलूंगा फोर्स का एवरेज वैल्यू, आई थिंक इट इज एफ डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t बाई डी टी फ्रॉम 0 to t। हाँ कि ना? आज किसका पूछा है रे? ईएमएफ का। तो व्हाट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ? इट इज ई डी टी बाई डी टी। करेक्ट? अब ऐसे समझो, इसको बी ए ओमेगा बाहर ले लिया, साइन ये साइन थीटा कॉस थीटा का जो एवरेज वैल्यू होगा, ये टी को क्या मैं एन टाइम्स टी लिखूं? ये सब समझ क्या बोल एन टाइम्स टी क्यों? अरे जब बहुत लंबा टाइम है, कहने से इट इज मल्टीपल ऑफ इट्स टाइम पीरियड। हाँ सर। तो इसका साइन पता है, इसको करेगा तो पता है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n × 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ कि ना? जो इसका लिमिट डालेगा साइन कॉस का एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होता है। डाउट है प्लीज चेक कर ले। इसको इंटीग्रेशन करेगा तो पता है कितना आएगा? बी ए ओमेगा बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ कि ना पंडित? हाँ सर। अरे साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। लिमिट डाला 0 से 2 पाई n बाई ओमेगा। इधर एक एंटी रहेगा। ये जो भी बाहर कचरा है उसको हटा, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका लिमिट डालेगा, पता है क्या मिलेगा? कॉस ऑफ 2 पाई n माइनस कॉस 0। अरे दोनों ही 1 होगा ना? हाँ सर। समझे? कॉस पाई, कॉस 2n पाई, 3n पाई, तो आंसर हमेशा कितना होगा? 0। साइन कॉस का एवरेज होगा 0। सी पार्ट पढ़ो, सी पार्ट में क्या लिखा है? सी पार्ट 0 नहीं आएगा। क्या लिखा है? एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ईएमएफ। अभी पता है किसका इंटीग्रेशन बोला? ई स्क्वायर डी टी का। हाँ कि ना? 0 to t बाई टी। समझा? हाँ सर। इसको भी कैसे करेगा देख लो। ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा रे? बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ कि ना? तो इसको क्या लिखा दे? फट से करेंगे इंटीग्रेशन। बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 to t बाई टी। बराबर? हाँ सर। ये साइन स्क्वायर को तोड़ना आता है क्या? कैन आई कॉल इट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2? हाँ सर। बस
का इंटीग्रेशन, हाँ कि ना। इसमें देख दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा टी, 2 बाहर ले लिया अनुराग, इधर आएगा डी टी 0 टू टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 टू टी। इसको फिर से मैं 0 लिख दिया। क्यों 0 लिख दिया? अरे फिर से वही ड्रामा है, अरे टी का वैल्यू एन टी होगा, लंबा टाइम बोल रहा है क्या। कॉस, इसका कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, हाँ बोलो। साइन का जो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा ना, साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई हाथी पाई, और साइन 0 होता है 0। बस अंदर कितना बचा दे, टी बचा। ये टी का वैल्यू जितना भी हो कुछ मतलब नहीं, नीचे भी टी है ना। तो बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 टी इंटू टी कितना बचा रे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। मेरे हिसाब से ये तरह ई स्क्वायर का क्या आ रहा है, एवरेज वैल्यू। अच्छा चेक कैसे करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, फर्स्ट का आंसर क्या था रे, बी ए ओमेगा, हाँ कि ना। तो आंसर में जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था उसको स्क्वायर बाय 2 करोगे तो मेरे हिसाब से सी पार्ट का आंसर आना चाहिए। हाँ सर वैसे ही आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया था 6.6 इंटू 10 का पावर -4 करना, वही आएगा, उसको स्क्वायर करो। हाँ सर, और वो स्क्वायर करके वहां आ रहा है। समझा क्या अनुराग? हाँ सर समझा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे लोग, इतने करते हैं, आधा क्लास भाग चुका है, बाकी डाउट्स अगली बार करेंगे, ऐसा करके हो जाएगा ना। अभी हमारा अगले हफ्ते टेस्ट है, तो होमवर्क क्या होगा मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। एचसी वर्मा मैं अज्यूम करो निपट गया है, तो बाकी बचेगा हम लोग अगली बार करेंगे। चलो बाय बाय।